हमने लास्ट वीडियो में एक्सेस और जो डेफिशिएंट डिमांड है उसके हमने कॉजेज और डेफिनेशन किए थे। यहाँ अब हम कर रहे हैं इसके रिजल्ट और इफेक्ट्स। और रिजल्ट और इफेक्ट्स भी देखिए मैंने यहाँ दोनों साथ साथ लिए हैं। हमें 2 लेवल पर करना है। 3 पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर रहेगा, आउटपुट पे क्या असर रहेगा, प्राइस पे क्या असर। दोनों को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं और ये दोनों को साथ साथ लेने का जो रीजन मैंने आपको बताया था वो ये कि आपके लिए याद करना आसान हो जाता है। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड में देखिए एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ इसमें देख लीजिए एक्सेस डिमांड में क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ चुका है। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे आ चुका है, इसको हम डेफिनेशन से ही कर चुके हैं कि यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास आ चुका है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ चुका है तो एम्प्लॉयमेंट तो और है ही नहीं, इकोनॉमी में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, तो आप काम किसको देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट होगा क्योंकि हम एक्सेस डिमांड में मान के चल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। फैक्टर जो है वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नो मोर एडिशनल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, नो मोर एडिशनल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू बी पुट टू बी यूज। एक्स्ट्रा यूज करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। और जब हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते तो फिर आउटपुट कहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कांस्टेंट है, साथ में आउटपुट लेवल है वो भी हमारा कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि जब आप एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बढ़ा सकते तो आउटपुट लेवल कहां से बढ़ाएंगे। लेकिन जो प्राइस लेवल है, यहाँ प्राइस लेवल लगातार इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ प्राइस लेवल की हम बात जो कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस लेवल का मतलब है यहाँ जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मतलब यहाँ जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है कि जब आउटपुट नहीं बढ़ सकता, आउटपुट नहीं बढ़ सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता, आउटपुट आपका कांस्टेंट है लेकिन लोग लगातार डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंट आउटपुट है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। आप जैसे आप देखिए, आप दिल्ली में और गाँव में मकानों की डिमांड के बारे में देख लीजिए। अब दिल्ली में क्या है कि आपका आउटपुट जब नहीं बढ़ा सकते, जब ज्यादा पोश इलाके हैं वहां पे पूरी जमीन का यूज हो चुका है, तो वहां पे पूरी 1-1 इंच जमीन का यूज हो चुका है, तो वहां पे आउटपुट तो आप इंक्रीज कर नहीं सकते। तो वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हम प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल ये है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब यहाँ ये नहीं सारी चीजों की प्राइस इंक्रीज होगी, लेकिन जो एवरेज जनरल प्राइस लेवल हम निकाल रहे हैं, जैसे 11th क्लास में प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते थे, तो ये वो वाली चीज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज लगातार होता रहेगा और इसलिए हमने क्या कहा है, एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। तो अगर आपके पास रिजल्ट या इफेक्ट आ जाए तो 3 पॉइंट आप लेंगे। फर्स्ट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड इफेक्ट ऑन, थर्ड पॉइंट इफेक्ट ऑन प्राइस। अब ऐसे रिजल्ट हम देखेंगे डेफिशिएंट डिमांड के कि डेफिशिएंट डिमांड में क्या रिजल्ट होगा। अब डेफिशिएंट डिमांड का जो रिजल्ट है, डेफिशिएंट डिमांड में जो आपके पास रिजल्ट रहेगा, अब एम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्रीज हो जाएगा। एडी कम है, एडी कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका पहले वाला सामान ही नहीं बिक रहा है, पहले वाला सामान नहीं बिक रहा है तो उनके पास अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाए। अब जब अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा होगा तो आगे आउटपुट की कम प्लानिंग करेंगे। और जब उनको आउटपुट ही नहीं करना है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। जैसे इस टाइम लॉकडाउन में देखिए कितनी सारी नौकरियां गई है, डेफिशिएंट डिमांड ही चल रहा है। लॉकडाउन का मतलब डेफिशिएंट डिमांड है, तो यहाँ पे क्या जो डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में सामान की, तो कितनी सारी नौकरियां गई। आप साथ ही न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, उस सारी कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उस सारी कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। तो जब डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो लगातार आपके पास डिक्रीज होता रहेगा, लगातार डिक्रीज हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है तो आउटपुट लेवल भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। आउटपुट लेवल कैसे डिक्रीज होगा, जब डिमांड ही नहीं है तो आगे आउटपुट नहीं किया जाएगा,
आउटपुट नहीं कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। तो इसको आप किसी तरीके से कह सकते हो कि पहले एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, फिर आउटपुट कम हो रहा है, या पहले आउटपुट कम हो रहा है इसलिए एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। लेकिन दोनों में रिजल्ट तो क्या होना है, दोनों में रिजल्ट ये होना है कि यहाँ कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रही है, हर एक चीज़ कम होती जा रही है। डाउनवर्ड ट्रेंड को कम करने का मतलब यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड जो हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट होने की संभावना भी कम हो रही है। अब प्रॉफिट होने की संभावना कम हो रही है तो आगे प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। अब जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट करेंगे, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोनों चीज़ें इसमें डिक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद जब यहाँ दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही है, लोगों की इनकम भी कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम है, आउटपुट कम है, सबकी इनकम कम हो रही है, तो सबकी जो इनकम कम हो रही है, सबकी इनकम कम होने से क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो सामान है ऑलरेडी और कम बिकना शुरू हो जाएगा, और कम बिकना शुरू हो जाएगा। तो जो सरकार है या जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को अपने सामान को बेचने के लिए प्राइस लेवल और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में तीनों सिचुएशंस आपकी क्या रहेंगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड के इफेक्ट आपके पास आते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड के इफेक्ट में भी आपने क्या करना है, डेफिशिएंट डिमांड के इफेक्ट में भी आपने करना है फर्स्ट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जो डिक्रीज हो जाएगा, सेकंड पॉइंट इफेक्ट ऑन आउटपुट जो डिक्रीज हो जाएगा, और थर्ड इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल जो भी लगातार डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। या साथ साथ याद रखो एक्सेस डिमांड के इफेक्ट पूछे जाए या इन्फ्लेशनरी गैप के इफेक्ट पूछे जाए, दोनों सेम है। ऐसे आपसे अगर डेफिशिएंट डिमांड के इफेक्ट पूछे जाएं या डिफ्लेशनरी गैप के इफेक्ट पूछे जाएं तो दोनों हमारे पास सेम रहेंगे। तो ये हमने किया इफेक्ट। अब इफेक्ट के बाद इस वाले चैप्टर का या आप कह सकते हैं इस वाली यूनिट का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है इसको अगर हमें ठीक करना है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो आता नहीं है इकोनॉमी में कभी भी, या तो इकोनॉमी एक्सेस डिमांड को फेस कर रही होती है या इकोनॉमी जो है वो डेफिशिएंट डिमांड को फेस कर रही होती है। तो जब एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को फेस करेगी इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेथड्स तो करने पड़ेंगे। अगर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS या AD इज लेस देन AS, तो वो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है तो वो अपने आप ठीक होता रहता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म काम नहीं करता, तभी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होती है। तो ये एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उसके लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन ये जो बहुत सारे मेथड्स हैं आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में दो मेजरमेंट है। एक है हमारे पास मॉनेटरी मेजरमेंट और दूसरा है हमारे पास फिस्कल मेजरमेंट। सब दो मेथड्स हैं तो हम यहां दो पे फोकस करेंगे, एक है मॉनेटरी मेजरमेंट और एक है फिस्कल मेजरमेंट। ये जो मॉनेटरी मेजरमेंट है, मॉनेटरी मेजरमेंट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसी देश का सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है। कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको किसी देश का सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी में वो दो चीजों को कंट्रोल करता है, एक है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट या दैट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक बाय विच सेंट्रल बैंक कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास डेफिनेशन। अब मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है क्वांटिटी मेजरमेंट और एक है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ए क्वांटिटी और दूसरा क्वालिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव और जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है ये आपको याद होगा, हमने मनी और बैंकिंग में जब फंक्शंस ऑफ आरबीआई हमने किया था तो वहां हमने क्वेश्चन किया था क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई।
ये सारे पॉइंट्स मैंने वहां डिटेल में करवाए थे, तो इसको मैं यहाँ दोबारा नहीं करवाऊंगी। जिसको देखना है वो मनी और बैंकिंग वाली आरबीआई की जो है मनी और बैंकिंग की जो 4th वीडियो है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, डिटेल कुछ नहीं बताऊंगी। हमने किया था बैंक रेट, रेपो रेट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसको हमने एलआरआर कहा था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। वहां मैंने हर एक पॉइंट में किया था ये क्या है और एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये मॉनेटरी मेजरमेंट सेम वही है जो हमने किए हैं, और मैंने उस टाइम भी करवाते वक्त कहा था कि जो क्रेडिट कंट्रोल का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 जगह काम आएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा 2 जगह कहाँ काम आ रहा है। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने की जो मॉनेटरी मेजरमेंट है ये वही है। तो इसके पॉइंट्स को डिटेल के लिए आप उस वाली वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो अब हमें कौन से करने हैं, अब हमें यहाँ डिटेल में करने हैं फिस्कल मेजरमेंट। तो हम यहाँ डिटेल में करेंगे फिस्कल मेजरमेंट। फिस्कल मेजरमेंट सबसे पहले डेफिनेशन, फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी हमेशा याद रखना, किसी देश की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट मेथड्स अडॉप्ट करती है उसको हम फिस्कल मेजरमेंट कहते हैं। तो इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ excess demand and deficient demand। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस डिमांड और जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको कंट्रोल करती है। तो ये याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी किसी देश के सेंट्रल बैंक की और फिस्कल पॉलिसी किसी देश की गवर्नमेंट की। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लेंगे? जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और मार्जिन रिक्वायरमेंट लिया था, ऐसे फिस्कल पॉलिसी में हम कौन कौन से मेजरमेंट लेंगे ये हमने देखना है। पॉइंट सेम रहेंगे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में, बस उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों अलग अलग तरीके से यूज होंगे। जो पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, बोरोइंग और लास्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो हम यहाँ फिस्कल पॉलिसी में 4 इंस्ट्रूमेंट करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में कैसे यूज किया जाता है, टैक्स का कैसे यूज किया जाता है, बोरोइंग का कैसे यूज किया जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का कैसे यूज। दोनों क्वेश्चन अलग अलग सकते हैं। हाउ फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, और सेकंड हाउ फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड टू कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड। तो ये इनको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सेस डिमांड में इसको गवर्नमेंट कैसे यूज करती है। एक एक हम इंस्ट्रूमेंट है, एक एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग देखेंगे। जैसे फर्स्ट है इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे पर्सन की इनकम होता है। गवर्नमेंट कहीं भी खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट जब कहीं भी खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट जब खर्च कर रही है तो वो पैसा कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लोगों के पास आ रहा है। वो पैसा जब लोगों के पास आ रहा है तो लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में लोगों की ऑलरेडी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट है अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करने का मतलब कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा कम आएगा, एक्स्ट्रा पैसा कम आएगा तो लोग खर्च कम करेंगे, खर्च कम करें तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। और जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है,
डेफिशिएंट डिमांड में यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का मतलब, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग मार्केट में खर्च करने के लिए जाएंगे, और लोग जब मार्केट में खर्च करने के लिए जाएंगे तो जो डिमांड की कमी थी, जो डेफिशिएंट डिमांड है, वो हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो दोनों को मैं साथ साथ बता रही हूँ। एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाता है, क्योंकि एक्सेस डिमांड का मतलब वही लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है या कम पैसा हाथ में देना है, और डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाता है। अब दूसरा है टैक्स। टैक्स एक जो कंपल्सरी पेमेंट है, जो फर्म्स भी गवर्नमेंट को देती हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी गवर्नमेंट को देती हैं। ये कंपल्सरी पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि विलिंगली है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट। अब टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, जितना टैक्स का पैसा मैं पे कर रही हूँ उतने हाथ से मेरी परचेजिंग पावर निकल रही है। मतलब जितना पैसा मेरे हाथ से निकल के गवर्नमेंट के पास चला गया, उतना ही पैसा मेरे हाथ में कम बचेगा। मेरे हाथ में कम बचेगा तो मैं खर्च भी आगे कम करूंगी। तो एक्सेस डिमांड में टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है। एक्सेस डिमांड में टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। टैक्स रेट को इंक्रीज करने का मतलब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाती है। अब पैसे कम रहेगा तो हम खर्च भी कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। और डेफिशिएंट डिमांड में टैक्स रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। टैक्स रेट को डिक्रीज करने का मतलब डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ गई, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ गई तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, लोग खर्च ज्यादा करेंगे तो जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाएगी। थर्ड मेजरमेंट है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब सरकार जो जनता से उधार ले रही है। अब सरकार जनता से उधार कैसे लेती है? सरकार जनता से उधार कई तरीके से लेती है। मैंने बैंकों में एफडी करवाई, मैं सरकार को उधार दे रही हूँ। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट। अगर मैं एफडी करवा रही हूँ बैंकों में तो मैं सरकार को उधार दे रही हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, पोस्ट ऑफिस जाने में मैं पोस्ट ऑफिस जाकर इंदिरा विकास पत्र खरीद रही हूँ, किसान विकास पत्र खरीद रही हूँ या पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवा रही हूँ, मैं सरकार को उधार दे रही हूँ। मैंने LIC का प्रीमियम लिया, आए साल में 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रही हूँ और मुझे 20 साल के बाद पैसा वापस मिलेगा, तो मैं सरकार को उधार दे रही हूँ। तो बोरोइंग का मतलब यहाँ क्या है? सरकार जब उधार लेती है। अब एक्सेस डिमांड का मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अब परचेजिंग पावर ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। तो एक्सेस डिमांड में सरकार को अपनी बोरोइंग इंक्रीज कर देनी चाहिए। अब सरकार बोरोइंग कैसे इंक्रीज करेगी? सरकार बैंकों में एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। अब हमें मार्केट में बैंकों में एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपने पैसा जो उनकी सेविंग है वो अपने पास ना रख के बैंकों में एफडी करवा देंगे। बैंकों में एफडी करने का मतलब वो पैसा हमारे हाथ से चला गया। मान लो एफडी मैंने 11 महीने के लिए करवा दी, अब वो 11 महीने के लिए एफडी कर रही है तो 11 महीने के लिए मेरी परचेजिंग पावर मेरे हाथ से चलेगी, पैसा कम रहेगा तो खर्च भी कम कर। या गवर्नमेंट जो LIC के अट्रैक्टिव स्कीम निकालना शुरू करते हैं, LIC के अट्रैक्टिव स्कीम जिसमें वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रही है, तो उससे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग LIC में प्रीमियम खरीदेंगे, LIC की पॉलिसी खरीदेंगे। मान लो मैंने 50,000 रुपये सालाना की LIC की पॉलिसी खरीदी, तो 50,000 रुपये मेरे हाथ से निकल के LIC के पास चले गए, मेरे हाथ में पैसा कम रहेगा, पैसा कम रहेगा तो इसलिए मैं खर्च भी कम करूँगी। तो जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट को अपनी जो बोरोइंग है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए, जिससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो निकलकर सरकार के हाथ में आ जाए। परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड भी आपके पास कम हो जाएगी।
और जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में ऑलरेडी सरकार के जो लोगों के पास है वो पैसा कम है, इसलिए तो डिमांड की कमी है। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग कम से कम करनी चाहिए, और इसकी बजाय अगर सरकार ने पहले उधार ले रखा है तो पहले उधार लिया हुआ भी सरकार को वापस कर देना चाहिए। अब पहले लिया हुआ उधार खत्म कर दे, सरकार वापस कर दे, तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाए। जैसे इस समय देखिए इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, तो डेफिशिएंट डिमांड में आप देखिए हमारी जो एफडी है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दिया गया है कि कोई अट्रैक्शन नहीं रहता लोगों का एफडी करवाने का, तो लोग सरकार को कम उधार दें। तो डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट को जो बोरोइंग है उसको डिक्रीज कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारे पास डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक नंबर में डेफिनेशन पूछते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। हमने जब फंक्शंस ऑफ आरबीआई किया था, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई हमने किया था कि गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेता है, तो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पूरे नहीं होते तो जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से उधार लेता है, और आरबीआई सरकार को नई नोट प्रिंट करके वो पैसा सरकार को उधार के रूप में देती है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक नंबर में डेफिनेशन पूछा जा सकता है, डिफाइन डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट इज ए सिस्टम बाय विच आरबीआई प्रिंट न्यू नोट टू फुलफिल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब जो आरबीआई नए नोट छापेगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी। तो एक्सेस डिमांड में डेफिसिट फाइनेंसिंग का हमें कम से कम यूज करना चाहिए। और जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में तो ऑलरेडी लोगों के पास पैसा है ही नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों को पैसा देना है, तो गवर्नमेंट को इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया फिस्कल पॉलिसी, जिसमें आपके पास दोनों पूछा जा सकता है। वही एरो के निशान से मैं इसको दिखा देती हूँ दोनों को, एक्सेस और डेफिशिएंट। एक्सेस डिमांड में क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करना देना चाहिए। डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देना चाहिए। एक्सेस डिमांड में टैक्स रेट बढ़ा देना चाहिए, और डेफिशिएंट डिमांड में टैक्स रेट कम कर देना चाहिए। बोरोइंग, एक्सेस डिमांड में क्योंकि लोगों से पैसा आपने खींचना है तो बोरोइंग को इंक्रीज कर देना चाहिए, जबकि जो डेफिशिएंट डिमांड है उसमें बोरोइंग को डिक्रीज कर देना चाहिए। एक्सेस डिमांड में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को डिक्रीज कर देना चाहिए, और जो डेफिसिट डिमांड है उसमें हमें इसको इंक्रीज कर देना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया फिस्कल मेजरमेंट। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसका पूछने का ढंग आपका अलग अलग होता है। इसका पूछने का ढंग अलग अलग क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मैं सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ जो क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। एक्सप्लेन द फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। ब्लैक बोर्ड पे है, चारों मेथड्स आपने कैसे ड्रॉप करना। एक्सप्लेन द फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड, वही चार। क्वेश्चन आता है define fiscal policy and how fiscal policy is used to obtain the economic stability. How fiscal policy is used to obtain the economic stability. अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमी में ना तो एक्सेस डिमांड आए और ना ही डेफिसिट डिमांड आए, ये है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्योंकि जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है इनको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स चलती रहती हैं, कभी एक्सेस डिमांड कभी डेफिशिएंट डिमांड, तो गवर्नमेंट को आना पड़ता है। तो ये एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड जब होगी इसको हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बोलेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी जब इकोनॉमी में ना तो एक्सेस डिमांड है और ना ही डेफिशिएंट डिमांड। तो क्वेश्चन आपसे बजाय एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाता है? हाउ फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ आपको दोनों बताने पड़ेंगे। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात बता रहे हो तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड में कैसे यूज करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड में कैसे यूज करेंगे, दोनों पॉइंट्स आपको साथ साथ बताने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है 6 मार्क्स का।
फिर उसके बाद क्वेश्चन सिंपल आता है, हाउ एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड। हाउ एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड। अब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के आपके पास दो मेजरमेंट मैंने अभी करवाए, एक मॉनेटरी और एक फिस्कल। अब उसमें आपको रेफर नहीं किया गया कि आपको मॉनेटरी मेजरमेंट करने हैं या आपको फिस्कल मेजरमेंट करना। तो जब आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया हाउ एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल, तो आप इसके दो पॉइंट बनाओ। ए पॉइंट मॉनेटरी मेजरमेंट। मॉनेटरी मेजरमेंट में एक एक लाइन देते हो, बैंक रेट को क्या करना है, एसएलआर को क्या करना है, सीआरआर को क्या करना है, ऐसे वहां सारे पॉइंट चाहिए। और बी पॉइंट बनाओ फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी के आगे 4 सब हेडिंग बन जाएंगी जो ये मैंने बोर्ड पे लिखी। तो वो क्वेश्चन आपका काफी बड़ा बन जाता है, तो उसमें सिर्फ आप ये बताओ उसमें बजाय वो डिटेल का देने का, बस उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे किया। जैसे बैंक रेट है, बैंक रेट में कि एक्सेस डिमांड में बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। आगे जो इंस्ट्रूमेंट आगे कि बैंक रेट से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वो सब कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी वहां आपके पास देखिए 6 पॉइंट तो आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी में है और 4 पॉइंट या फिस्कल पॉलिसी में है, तो 10 पॉइंट तो ये ऑलरेडी आपके हो गए। अगर आप इनको भी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाए। तो अगर दोनों आपसे पूछे जाए, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल या हाउ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल, आपको नहीं कहा गया है कि आपको मॉनेटरी देना है फिस्कल देना है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स आपको देंगे। तो अगर दोनों पार्ट्स को बहुत डिटेल में देंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन हमें नहीं करना, हमें क्वेश्चन छोटे छोटे करने हैं। तो वहां पे 9 पॉइंट बन जाएंगे, तो बस उसमें इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है, ये आप कर सकते। ये तो इस वाले क्वेश्चन में से हुए लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आप इसमें से कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके पास एमसीक्यू दे दे, इन द एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन आपको दे दे इंक्रीज, डिक्रीज, शुड बी कांस्टेंट एंड नो ऑप्शन, नन ऑफ दिस, ऐसे आपके पास क्वेश्चन दे दे। तो आपको पता है एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना है, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में तो आपने देखा ही है कि वो क्वेश्चन आपका 2 यूनिट में आ रहा है, तो उसमें से तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे उस वाले क्वेश्चन में से 3rd यूनिट में से मान के चल लो, चाहे उसको 2nd यूनिट में से मान के चलो। बस फिस्कल पॉलिसी जब हम ले रहे हैं यहाँ अलग अलग है, वहां जब मॉनेटरी पॉलिसी ले रहे हैं तो चाहे इसको क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई बोलो या उसको आप बोलो मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, सिचुएशन दोनों सेम है। तो यह इस तरह से आपके पास दोनों जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग पूछे जा सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है, इसको दोबारा बता दूं, उसके सिर्फ जो चैप्टर के 2 ही क्लास हैं। आप बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा चैप्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि बुक्स में तो आपको एक्सेस डिमांड का अलग बता रखा है और डेफिशिएंट डिमांड का अलग बता रखा है। लेकिन जब आप याद करेंगे तो याद करते हुए जैसे इस तरह मैंने आपको लाइन डाल के समझाया, हमेशा एक चीज को याद करके उसी का दूसरा पॉइंट। बुक्स में तो क्या पहले पूरी एक्सेस डिमांड बता रखा, फिर पूरा आपका डेफिशिएंट डिमांड, लेकिन जब आप याद करेंगे तो जैसे एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन याद कर रहे हैं, साथ साथ डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन याद करो। जब आप कॉसेज याद कर रहे हो तो एक के कॉसेज याद कर लो तो दूसरे उसके अपोजिट हो जाए। ऐसे जब आप कॉन्सिक्वेंसेस कर रहे हो, रिजल्ट कर रहे हो, कि याद कर लो, दूसरा आपके पास रिजल्ट याद हो जाए। और ऐसे सेम इसके जो इम्प्रूवमेंट है फिस्कल पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ भी जब आप एक याद कर रहे हो तो दूसरा उसका अपोजिट हो जाए। तो वैसे देखने में चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको लर्न करेंगे तो लर्न करने में ये चैप्टर हमारा बहुत बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ें दूसरी के अपोजिट है। डायग्राम को अच्छे से करेंगे, क्योंकि इस वाले हमारे मैक्रो में सिर्फ एक यही वाला चैप्टर है जिसमें हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आते हैं। लास्ट ईयर भी आया था सीबीएसई में, और इस ईयर भी आपका जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था। इस चैप्टर में से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है, मैंने डायग्राम बनाया था इसके फर्स्ट वाले चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में। अब आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है, एग्जाम में आपको डायग्राम बना के दे दिया जाता है, और डायग्राम देने के बाद आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई द सिचुएशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इट। अब कॉजेज आपको अच्छे से याद है, लेकिन डायग्राम में आपको पहचान में नहीं आ रहा कि एक्सेस डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है। तो अगर मान लो एक्सेस डिमांड थी और आपने डेफिशिएंट डिमांड पहचान लिया उसको कि ये डायग्राम में डेफिशिएंट डिमांड का है, तो आप तो कॉजेज फिर डेफिशिएंट डिमांड के लिख के आओगे, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो इस चैप्टर में जो दो डायग्राम करवाए हैं, दो डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि दोनों साल लास्ट ईयर भी और इस साल भी एक्सेस जो डेफिशिएंट डिमांड है, इन दोनों में से ही आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन